अपने थर्मोडायनेमिक्स की तरफ चल रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स में पार्ट फर्स्ट पूरा हो चुका है भाई साहब। थर्मोडायनेमिक्स में क्लासिक थर्मोडायनेमिक्स हो चुकी है। स्टैटिकल 3 पार्ट है जिसमें इसका सेकंड पार्ट में कुछ टॉपिक दिए हुए हैं भाई, वो अपन पढ़ेंगे। यानी पार्ट सेकंड जिसमें एक्टिविटी कोएफिशिएंट, मिक्सिंग ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन अपनों ने बता दी, मैंने बता दी, अपनों ने मैंने बता दी। वो अपनों ने पिछले लेक्चर में की थी, जिसमें आर इस मिशन एंट्रोपी के लिए क्या, केमिकल पोटेंशियल के लिए क्या, मिक्सिंग क्या होती थी, नॉन आइडियल और आइडियल दोनों सिस्टम की क्या होती थी, बीच की डिफरेंस होती थी। अब आता है एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट, और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मीन एक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट। तो एक्टिविटी क्या रहता है सर, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। सबसे पहले जान लो कि भाई साहब होता क्या है। एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउट के लोग आप फॉलो नहीं करते हैं, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जिसमें मिक्सिंग हीट होती है, नहीं होती, अलग अलग होती है, जिसमें इक्वल नहीं होती, ठीक है। और मैंने बताया था जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, यानी कौन कौन से, पॉजिटिव धनात्मक विचलन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले, ठीक है। वो अपन ने किया था इस प्रकार से। तो अपन पढ़े जा चुके हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की पुरानी डिटेल्स से, जिसमें क्या होता है वाष्य लोरा है, वाष्य विलय का वाष्प भाव एक दूसरे से समानुपाती नहीं होता, ठीक है, यानी एक दूसरे इक्वल नहीं होता। अब इसके बाद आता है जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन आ गया, बात है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सर, इलेक्ट्रोलाइट होता है, मान लीजिए कोई एक्वस सॉल्यूशन में किसी को अपन ने क्या दिया, एक्वस सॉल्यूशन में कोई पदार्थ को अपन ने क्या दिया, करंट दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो क्या करते हैं, गुड कंडक्टर और वीक कंडक्टर वाले, यानी एक तो गुड इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यानी स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से और वीक कौन से है, जैसे आपके अन्य NaCl है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। उसी तुलना में आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। देखिए जैसे इस प्रकार से बताई है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन किस प्रकार से लिखी है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसे मानिए आप, एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग, एक होते हैं वीक। तो इससे 2 वैज्ञानिक आए साहब, 2 वैज्ञानिक आए, उनसे पहला है फैराडे। तो इनके आधार पर बताया चला गया भाई मेरा वीक और स्ट्रॉन्ग, यानी जो गुड कंडक्टर करे वो स्ट्रॉन्ग है, जो नहीं करे वो वीक है। जैसे आपके गुड कंडक्टर का उदाहरण ले अपन, कौन सा होता है, जैसे मरकरी, कमरे के ताप पर क्या पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन, ठीक है, एक अधातु है, मरकरी क्या है, धातु है, ठीक है, मरकरी भी अधातु है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो वो भी क्या पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। फैराडे ने बताया जो इलेक्ट्रिसिटी का चालन करते हैं, तो इन्होंने बताया इलेक्ट्रिसिटी का चालन करते हैं, एक NaCl है, एक NaCl है। एक तो आपके एक्वस सॉल्यूशन में है, एक सॉलिड में, कौन से में ज्यादा अच्छा होगा इलेक्ट्रोसाइड, सर एक्वस में ज्यादा होगा, सॉलिड में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कण पास से टूट नहीं पाएंगे, इसमें कण ज्यादा दूर दूर है थोड़े सॉलिड की तुलना में, जिससे इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो सकता है। दूसरा आता है आरेनियस ने क्या बताया, ये समझने के लिए है, ठीक है, उदाहरण आरेनियस ने बताया कि सर जब आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और उसको करंट देते हैं तो आयन 2 बनेंगे, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अगर दोनों इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी का चालन होगा। तो इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का चालन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के कारण होता है। जैसे ऑक्सीडेशन और रिएक्शन पड़ी थी, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का कोई रोल नहीं होता, लेकिन जब पॉजिटिव नेगेटिव बनेंगे तभी उनमें इलेक्ट्रोलाइट होगा, यानी ऐसे ही पॉजिटिव बनेगा। और एक बात और निकल के सामने आती है, इन्होंने यह बताया कभी भी एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर एक आयन में पॉसिबल नहीं है एक्टिविटी कोएफिशिएंट निकालना। क्यों नहीं है, कारण ये था क्योंकि एक्टिविटी जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है उसमें पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों आयन बनते हैं। अगर एक आयन बनेगा तो क्या हो जाएगा, उसको अपन क्या नहीं पाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, कहाँ की इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ का इलेक्ट्रोलाइट है। मान ये आयन दे रहा है, दोनों आयन में कंबाइंड होता है, इसलिए क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट को अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी कोएफिशिएंट को दोनों आयन में से एक को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट टर्म में, इलेक्ट्रोलाइट को जो आपके कोएफिशिएंट होता है उसको कैलकुलेट, यानी एक आयन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई, आ रहा है ना समझ में, हाँ या ना बोलिए आप। इसके बाद ये है इसकी बेसिक बात है जो मैंने बताई आपको। अब दूसरी बात निकल के सामने आती है, एक्टिविटी क्या होता है।
एक्टिविटी नया टर्म है भाई साहब थर्मोडायनेमिक्स में। अभी तक आपने एक्टिविटी के बारे में नहीं सुना है तो सुन लीजिए। एक्टिविटी नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेसिकली पाया जाता है, एक नंबर बात ये। दूसरी बात जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, वो मान लीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोल कंसंट्रेशन होती है, और जो उसके जो नॉन आइडियल सॉल्वेंट जिनकी कंसंट्रेशन होती है ना, उसको क्या कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं। यानी एक तो होती है आइडियल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, जिसमें क्या होता है अपने आइडियल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को अपन निकाल सकते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। आइडियल सॉल्यूशन की एक्टिविटी वो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, अपन निकाल देते हैं, कंसंट्रेशन कर देते हैं, मोलरिटी ले लेते हैं, अलग अलग सूत्र बाहर ले लेते हैं, मोलरिटी मोलिलिटी, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन के फॉर्मूले होते हैं ना, तो उससे निकाल सकते हैं। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन की, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अपन कंसंट्रेशन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसलिए एक्टिविटी दी गई। तो एक्टिविटी की परिभाषा क्या हो जाएगी, एक्टिविटी या एक्टिविटी वह आपकी स्टेप है जिसमें क्या हो जाता है, यह एक प्रकार की इलेक्ट्रोलाइट, नॉन आइडियल इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है आपके जो नॉन सॉल्वेंटेड आयन होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है उसको ही अपन एक्टिविटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखवा दूं मैं, या नॉन सॉल्वेंटेड मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन। तो ऐसे लिखे एक्टिविटी, एक्टिविटी इज नोन एज ए नॉन सॉल्वेंटेड मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को ही एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, अब आता है एक्टिविटी कोएफिशिएंट। एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होता है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट होता है A/M, यानी एक्टिविटी और M की जगह पर C भी दे सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे, एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होता है, एक्टिविटी रेशियो ऑफ A/M, यानी एक्टिविटी का रेशियो और उसकी जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, उसकी रेशियो को क्या कहते हैं अपन, एक्टिविटी कहते हैं। दूसरी बात, इससे जनरल स्टेप में अपन लिखे तो ये अभी तक ये समझाने का तरीका चल रहा है, अपन लिखवा दूंगा। अब इसके बाद अपन क्या लिखे, इसके जब उन्होंने एमएससी में आ गए हैं तो अपने पहली बात तो इसको इतिहास बताना पड़ता है, हिस्ट्री बतानी पड़ती है, थोड़ी बहुत 3-4 बातें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है। तो एक्टिविटी अपन डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो एक्टिविटी के लिए सबसे पहले क्या किया गया वो लिखना है। एक्टिविटी के लिए सबसे पहले क्या किया गया, गुल्बर्ग बागे आया था, उन्होंने क्या बताया था, जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होती है। जैसे गुल्बर्ग बागे आया, जिन्होंने क्या दिया, एक्टिव मास दिया, एक्टिव मास, यानी जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो एक्टिव मास के इक्वल होती है। जैसे K इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, या कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकता हूं, इन्होंने दिया था, इनकी दे रहा है काइनेटिक में रेट ऑफ रिएक्शन किसी चीज की निकालनी है तो A कंसंट्रेशन और B कंसंट्रेशन, या A/B, A/B मान लीजिए। तो A/A यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है, वो उसके रेट ऑफ इक्वेशन में क्या होती है, इक्वल होती है, ये बताया था। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लिख दिया, प्रोडक्ट ऊपर आया, नीचे रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनवर्स से प्रोपोर्शनल A और B, ये भी एक बात है। तो यहाँ पर A और B, ये तो अपने ऑर्डर निकालने का तरीका होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, स्यूडो ऑर्डर, वो अपने काइनेटिक की बातें हैं। तो इन्होंने ये नियम दे दिया, ये नियम भी दे दिया, एक्टिविटी कोएफिशिएंट भी निकाल दिया, लेकिन इन्होंने क्या दिया, ये बता दिया कि जो अपन अभी तक कंसंट्रेशन निकाल रहे थे थर्मोडायनेमिक्स में, वो अपन सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन की निकाल रहे थे, लेकिन नॉन आइडियल चक्कर पड़ गया। आइडियल और डायलेक्ट के लिए तो अपन निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन, लेकिन नॉन आइडियल के लिए एक्टिविटी से निकालते हैं, तो इसको पार्शियल प्रेशर भी कह सकते हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे, लिखिएगा इसे जल्दी से लिखेंगे। अब डाल दिया अपन, देखिए इसमें एक्टिविटी, सबसे पहले लिखिए एक्टिविटी। एक्टिविटी को आप समझिए, थोड़ा सा और बता देता हूँ। मान लीजिए एक्टिविटी को किस प्रकार से समझ सकते हैं। एक्टिविटी में मेरे पास मान लीजिए एक कोचिंग है, उसमें 500 बच्चे पढ़ रहे हैं। 500 बच्चे पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट केस क्या हो सकता है, 500 के 500 बच्चे क्या हो जाए, पास हो जाए। कि सेकंड केस क्या हो सकता है, 500 बच्चों में से 450 तो पास हो गए, 50 फेल हो गए। तो जो 50 बच्चे हैं वो क्या है, आपकी एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी क्या है, इसी प्रकार से होती है, यानी जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बता दें। तो लिखिए कंसेप्ट ऑफ एक्टिविटी, हेडिंग डालिए। अब लिखिए गुलबर्ग एंड बागे 1864 लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, गुलबर्ग एंड बागे
1864 डिस्कवर लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन में क्या किया, डिस्कवर किया, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की डिटरमाइन की जा सकती थी। जिससे क्या हो सकती थी, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की डिटरमाइन हो सकती थी। अब देखिए, अगर कोई रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रही है तो वह लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो नहीं करेगा। यही बताया कि अगर कोई रिएक्शन एक्वस मीडियम में होगी तो वो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो नहीं करता। इसलिए अपन क्या लेते हैं, H2 की कंसंट्रेशन को 0 मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। ये सिर्फ आइडियल और डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ही लागू होती है। अब लिखिए, अगर टोटल कंसंट्रेशन C तथा नॉन सॉल्वेंटेड मॉलिक्यूल है तो रेशियो A/C नॉन एज एक्टिव फंक्शन। यानी क्या हो, अगर कंसंट्रेशन टोटल C हो और नॉन सॉल्वेंटेड मॉलिक्यूल A हो तो A/C कंसंट्रेशन क्या जानी जाएगी, एक्टिव फंक्शन के रूप में जानी जाएगी। अब देखिए एक्टिविटी, डेफिनेशन लिखिए एक्टिविटी की। नॉन सॉल्वेंटेड मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन, नॉन सॉल्वेंटेड मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन एक्टिविटी कहलाती है। अब देखिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा और F, गामा या FC से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू A/C। अब लिखिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए A=C होता है, जिसमें गामा इक्वल टू 1 ऊपर लिखा हुआ है, देख लीजिए। और फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन A/C गामा का मान 1 आता है। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद लिखिए, अपन लिखिए एक स्टार डाल के लिखिए, नोट पॉइंट डाल के। फॉर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एक्टिविटी कैटाइन एंड एनाइन, यानी एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में एक्टिविटी के रूप में कैटाइन और एनाइन बनते हैं, जिससे इंडिविजुअल एक्टिविटी मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में एक ही प्रकार के आयन बनते हैं। अब लिखिए एक्टिविटी कोएफिशिएंट, इसमें लिखिए द रेशियो ऑफ A/M इज नोन एज एक्टिविटी कोएफिशिएंट। M इक्वल टू लिखिए कंसंट्रेशन या मोलैरिटी, लिख लिया। अब लिखिए A बराबर आइडियल कंसंट्रेशन, M और C बराबर रियल कंसंट्रेशन। ठीक है। अब ये कंसिडर ए इलेक्ट्रोलाइट BaNaCl हुज आयन कंसिडर। ठीक है, कंसिडर क्या करना है, एक इलेक्ट्रोलाइट अपने पास NaCl, जिसको क्या है B और A में अपन तोड़ रहे हैं, दो कैटाइन उसके B और A। तो किस प्रकार से लिखेंगे, लिखिए। देखिए इसमें कंसिडर ए BA आयन NaCl, एक्टिविटी कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं और उसको अपन क्या करते हैं, तुलना करते हैं उसका। एक्टिविटी कोएफिशिएंट को किस प्रकार से लिख सकते हैं, कंसीडर ए इलेक्ट्रोलाइट BA, इसको लिख के बताओ ना NaCl। ठीक है, और अपने एक्वा सॉल्यूशन में ले रहे हैं, इसको पता है ना, एक्वा सॉल्यूशन में लेना पड़ेगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, इसका क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी काइनेटिक की रेट लिखेंगे तो अपने किस प्रकार से लिख देंगे इसको, B + A। ये किस प्रकार से टूटेगा, B - और A+, इस प्रकार से टूट जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने को लिखना है, तो अपन ये क्या होता है कि इसको तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ये है तो B - A+, कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव और B, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखते हैं, एक्टिविटी की टर्म में। ठीक है, फॉर एक्टिविटी, एक्टिविटी को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको देखिए मेरे भाई साहब। एक्टिविटी के टर्म में अपन लिखना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, K यहाँ पर B है तो मैं A- लिख सकता हूँ एक्टिविटी ऑफ एनाइन, और B- लिख सकता हूँ एक्टिविटी ऑफ B पॉजिटिव लिख सकता हूँ कैटाइन। उल्टा कर दिया क्या,
भाई यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ठीक है। एक्टिविटी ऑफ कैटाइन, एक्टिविटी ऑफ एनाइन, और यहाँ पर दोनों की एक्टिविटी लिख सकता हूँ, प्लस और नेगेटिव दोनों ही है, तो मैं इसको A2 लिख देता हूँ भाई साहब। इसको आपत्ति आया ना बोल भाई, तो अपनी इसको स्टार लगा लेना। ये क्या है, एक्टिविटी के लिए फॉर्मूला है। तो एक्टिविटी ए ऑफ कैटाइन ऑफ, तो ये लिख देते हैं एक्टिविटी ऑफ कैटाइन, एक्टिविटी ऑफ एनाइन, और बी क्या लिख देते हैं, एक्टिविटी ऑफ एनाइन। तो ये क्या कर सकते हैं, काइनेटिक्स ऑफ NaCl या इलेक्ट्रोलाइट NaCl, या ये इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म है, ये काइनेटिक की फॉर्म है, और इस प्रकार से एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है। ये एक्टिविटी कोफिशिएंट हो गया मेरे भाई, हो गया ना, कोफिशिएंट A/M यानी कंसंट्रेशन लिख दी है उन्होंने। तो इस प्रकार से हम स्टार लगा लेंगे, और इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कई बच्चे कह रहे हैं सर ऐसा नहीं लिखा, अभी ऐसे लिख दे, कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब इसको समानुपाती के चिन्ह को अपन हटाएंगे या प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे, तो इस प्रकार से इसको लिख डालेंगे। काइनेटिक है, थोड़ी काइनेटिक सभी में जा रखी है, इससे मत समझना, आपके हर जगह काइनेटिक डाल रखी है उन्होंने। आप जब इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो भी उसमें भी काइनेटिक स्टेबिलिटी है, इसमें पढ़ेंगे तो भी काइनेटिक है, फिजिकल केमिस्ट्री में काइनेटिक चलती है, और किसमें चला रखी है, आपके ऑर्गेनिक कुछ उसमें भी काइनेटिक है। तो काइनेटिक का बहुत बड़ा रोल है। तो केमिस्ट्री कितनी है, काइनेटिक केमिस्ट्री है, थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। जैसे ऑर्गेनिक में दो मुख्य जड़ें आती है, बीबीटी आती है, सीएफटी आती है, और थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन या बीएसपी आ जाती है। तीन थ्योरी याद कर लीजिए। ऑर्गेनिक आपको अच्छे तरीके से आ जाएगी। पीरियोडिक टेबल तो आती है, वो अलग पढ़, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। और उसके बाद ये इतनी है, और एक स्टेडियो वैसा, ये केमिस्ट्री लेके चलते हैं। क्वांटम का अलग रोल है, क्वांटम वैसे तो इंटरेस्टिंग यूनिट है क्वांटम भी चल रही है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स भी चल रही है। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने बता दिया एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट को डिटरमाइन करना, इन बवाल क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, और इनकी काइनेटिक्स को किस प्रकार से अपन शो करेंगे। इसके बाद आता है मीन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मीन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, मजे में रहिए।